आईटी के शेयरों में 88,000 करोड़ रुपए डूबने से मंदी की आहट तो दोस्तों देखो आई है। अब जानते हैं कुछ कारणों के बारे में कि ये क्या बला है और ये क्यों आती है। जितना शॉर्टकट में हो सकेगा मैं उतना शॉर्टकट में आपको डिटेल में बताता हूँ। दुनिया भर का बाजार उथल पुथल के दौर से गुजर रहा है। अब अमेरिका मंदी की आशंकाएं तो आप सबको पता है, रेटिंग में गिरावट आई है, मूल्य कटौती हुई है, निवेशकों की टेंशन तो बढ़ी है हर जगह से। अब रिजल्ट ये हुआ है कि जो भारत की टॉप 10 आईटी कंपनियां हैं, जैसे कि टीसीएस है और भी जितनी भी टॉप 10 कंपनियों के नाम हैं, उसके जो शेयर के प्राइस हैं दोस्तों 33% तक गिरे हैं। अब अंदाज़ा लगाओ इसकी टोटल वैल्यूएशन जो निकल के आई है वो 88,000 करोड़ है, 88,000 करोड़। बेसिक बात बताऊं तो दोस्तों सबसे पहला तो दिमाग में ये आता है कि मंदी है क्या और किस बला का नाम है और ये क्या चक्कर बना रहता है। तो इसके बारे में आपको बताऊं तो मंदी एक आर्थिक गिरावट की स्थिति है जो कुछ महीनों से लेकर कुछ सालों तक बनी रहती है। ये तब आती है जब देश किसी अर्थव्यवस्था को 2 तिमाहियों तक सिकुड़ जाती है, लगातार 6 महीने। जैसे कि इस गिरावट में आमतौर पर जीडीपी में कमी आ जाती है। हालांकि सिर्फ जीडीपी में जो कमी आई है वो संकेत मंदी का नहीं देती है। इसके बहुत सारे रीज़न और भी हैं, जैसे कि बेरोजगारी का बढ़ना, बिजनेस खर्च में कमी, उद्योगों के ठप हो जाने से जो बाज़ार में है उसमें अस्थिरता बनी रहती है। तो इन सब के हैं। अब इसके जो 4 प्रमुख कारण हैं वो आपको बताता हूँ। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था दोस्तों 4 मेन पिलर उसके होते हैं। पहला तो एक्सपेंशन, जब देश आर्थिक गतिविधियां बढ़ती चली जाती हैं, यानी कि नौकरियां बढ़ रही हैं, और जब नौकरियां बढ़ रही हैं पैसा आ रहा है लोगों के पास, लोग पैसा अधिक खर्च करते हैं, इसे कहते हैं एक्सपेंशन। दूसरा है दोस्तों मैच्योरिटी, जब अर्थव्यवस्था अपने चरम पर होती है, यानी कि मुनाफे बढ़ते जा रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में बाजार ना स्थिर रहते हैं। अब ये 2 चीज़ें दोस्तों हमेशा तो बनी नहीं रहेंगी, इसलिए तीसरा स्टेप आता है एजिंग का, यानी कि आर्थिक विकास धीमा पड़ने लगता है, महंगाई बढ़ती है, बाजार यानी कि डामाडोल होने लग जाते हैं। अब जब बाजार में दोस्तों तीसरा स्टेप आ चुका है एजिंग का, तो यानी कि चौथा स्टेप भी आ ही जाता है, इसे कहते हैं रिसेशन। अब जब होता क्या है कि नौकरियां अपने आप ही कम होने लग जाती हैं, तो कंपनियां उस इसका चक्कर में ना बहुत सारी छटनियां करना शुरू कर देते हैं, बाजार गिरावट की ओर बढ़ने लग जाते हैं, बेरोजगारी कंटिन्यूसली में बढ़ती चली जाती है, और इन्फ्लेशन तो बढ़ता ही है, वो तो कभी रुकने वाला है नहीं। ये 4 स्टेप तो थे देश के पिलर, जिसे इकोनॉमिस्ट 4 पिलर मानते हैं। अब इसके अलावा रीज़न आपको बताता हूँ कि मंदी आती क्यों है। सबसे पहले तो होता है एसेट बबल, यानी कि किसी भी उद्योग में अनियंत्रित तेजी आती है तो निवेशक उसमें पैसा लगाते चले जाते हैं, लेकिन जब यह वृद्धि टिकाऊ नहीं रहती, बबल फूट जाता है, तो अर्थव्यवस्था पर इसका असर पड़ता है। अब इसका उदाहरण बताऊँ तो 1990 के दशक का .com बबल और 2008 की हाउसिंग क्राइसिस। मंदी का असर हर किसी पर अलग अलग होता है दोस्तों। अब मंदी के दौरान क्या क्या झेलना पड़ सकता है। सबसे पहले तो नौकरी का संकट आ जाता है। दूसरा है आर्थिक कठिनाइयाँ, क्योंकि कमाई जब घट गई है तो कर्ज लेने की ज़रूरत पड़ जाती है, तो ये बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है। तीसरा है क्रेडिट की कठिनाई, अब बैंकों के लिए उधारी देना महंगा हो जाता है, जिससे लोन लेना मुश्किल हो जाता है। अब दूसरा है कि निवेशक में गिरावट, अब शेयर बाजार में मंदी से पोर्टफोलियो के मूल्य तो गिर ही चुका है। ये तो थी गरीब आदमी की समस्या, लेकिन मंदी का असर एक पॉजिटिव ये हो जाता है वो अमीरों के लिए है, जैसे कि लग्जरी चीज़ें सस्ती हो जाती हैं, जैसे कि हवाई टिकट हो गई, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट हो गए, लग्जरी कारें हो गई, ये सब चीज़ें सस्ती हो जाती हैं। लेकिन अगर आप ये सोचो कि ज़रूरी चीज़ें जैसे कि खाने पीने की चीज़ें क्या वो सस्ती होंगी, ना ना ना, वो तो दोस्तों महंगी ही होनी है, चाहे मंदी है चाहे कुछ भी हो। अब इस मंदी से बचने का तरीका आप पूछोगे तो सबसे बढ़िया तरीका तो दोस्तों यही है जो मेरी नज़र में है, कि आपके पास अगर कोई उधार चल रहा है जिसका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है तो वो अपने सिर से हटाओ, क्योंकि अगर मंदी आई है और आपको ईएमआई भरनी है वो सबसे बड़ी टेंशन है। बाकी तो खर्चे कम करना तो एक बेसिक बात है जो आप सब खुद जानते हो, करने ही होते हैं कम।